संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा। राजनाथ सिंह 12 बजे बहस की करेंगे शुरुआत। पीएम भी बोल सकते हैं, विपक्ष के हंगामे के आसार। पुराने वाहनों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती, याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर भी जताई आपत्ति। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां होंगी शामिल। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास होगा। NISAR सैटेलाइट 30 जुलाई को होगी लॉन्च। इसमें भारत अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी। आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूबा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाराबंकी की खबर से। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सानेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है। आपको बता दें, जलाभिषेक के दौरान करंट लगने से ये भगदड़ मची है और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो बिजली का तार गिरने से ये हादसा हुआ है। टीन शेड पर टूटकर गिरा बिजली का तार। त्रिवेदीगंज CHC में गंभीर रूप से घायलों को भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से भगदड़ की सूचना मिली है, बिजली का करंट लगने से इस हादसे की वजह बताई जा रही है, कितने लोग घायल हैं, कहां इलाज चल रहा है, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है। बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां इकट्ठा थे और सानेश्वर मंदिर बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में पड़ता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 3 बजे का समय था। 3 बजे 3:30 बजे के दौरान बंदरों के कूदने की वजह से एक तार टूट गया, जो तार टूट करके टीन शेड के ऊपर जा गिरा। तो उससे लगे हुए खंभों के आसपास जो करे थे, कुछ करंट महसूस होने के बाद जब वहां पर बहुत तेजी से फैली तो भगदड़ मच गई। उसमें काफी तेजी से लोगों ने अलग अलग दिशा में भागने का जो प्रयास करने लगे, उसमें करीब 38 लोग जो है घायल हो गए थे और जिनको अस्पताल के लिए CHC ले जाया गया, क्योंकि पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई थी और निगरानी अच्छी चल रही थी, इसलिए कोई और बड़ी घटना नहीं होने पाई। संख्या लोगों की बहुत ज्यादा थी। 2 लड़के वहां पर जो अस्पताल ले जाए गए थे, वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई और करीब 26 लोग डिस्चार्ज होकर के, जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उनको डिस्चार्ज होकर के वापस चले गए। 5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत कुछ गंभीर मालूम दे रही थी, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था आगे के इलाज के लिए। मौके पर जिला अधिकारी बाराबंकी शशांक त्रिपाठी और अर्पित विजयवर्गीय SP बाराबंकी भी पहुंच गए और वहां का पूरा मुआयना किया। फिलहाल स्थिति लगातार वहां सामान्य है और दर्शन सुलभ रूप से श्रद्धालु कर रहे हैं। इस खबर का उत्तर प्रदेश की मुखिया ने भी संज्ञान लिया है, जरा वो भी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ है, लगातार, चूंकि आपको बता दें कि आज 8 बजे अवसानेश्वर महादेव मंदिर में पुष्प वर्षा होने तय हुआ था। इसके पहले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के द्वारा लोधेश्वर महादेव में हुई थी। तो इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के भी आदेश दिए हैं और अग्रिम कार्रवाई के आदेश देते हुए CM योगी की तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली का तार गिरने से ये हादसा हुआ है। अब सानेश्वर मंदिर में भगदड़ मची। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं। फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो टीन शेड पर टूटकर बिजली का तार गिरा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। इस आग से 5 कर्मचारी झुलसे हैं। शीतल वेस्ट फैक्ट्री में आग से हड़कंप मचा है। वेल्डिंग की चिंगारी से ये आग लगी है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और साथ ही फायर टीमों ने 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। इस आग से 5 कर्मचारी झुलसे हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शीतल वेस्ट फैक्ट्री में इस आग से हड़कंप मचा। वेल्डिंग की चिंगारी से
ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से वेल्डिंग की चिंगारी से आग लगी है, फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जनपद बुलंदशहर में देर शाम की अगर बात करें, मेराबाद औद्योगिक क्षेत्र में शीतल बेस्ट कंपनी है, जिसमें देश की कंपनी है, उसमें काम हो रहा था। और बात की जाए तो उसमें वेल्डिंग की चिंगारी के द्वारा जिस तरह से आग लगी है, तो कहीं ना कहीं जो CFO या अन्य जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने कर्मचारियों की लापरवाही बताई। और लापरवाही के कारण अगर बात की जाए तो उसमें 5 जो व्यक्ति हैं बुरी तरह से झुलस रहे हैं। हालांकि जो व्यक्ति झुलते हैं उनकी बात की जाए तो उनकी हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उन्हें जनपद बुलंदशहर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो हालांकि जो फायर के जो अधिकारी हैं, उनका कहना यह था कि जो कंपनी के जो लोग थे उनके द्वारा सूचना लेट दी गई, जिससे कि जो भारी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। और विकराल रूप धारण करने के बाद में अगर बात की जाए तो फिर 9 गाड़ियां आसपास के जिलों से भगाई गई थी, जिससे कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो अभी भी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं आग की चिंगारी अभी झुलस रही है, उसको अभी अधिकारी फायर के द्वारा बुझाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें, जो आसपास के जो और फैक्ट्रियां आसपास में जो क्षेत्र है काफी, उसमें भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आग काफी दूर तक लपटे गई है। तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं बात की जाए तो लापरवाही के कारण ये फैक्ट्री में आग लगी है। और हालांकि जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी सभी जांच कर रहे हैं कि आगे किस तरह से कार्य, और जो लोग हैं उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा के लिए जो कंपनी के जो मालिक हैं वो भी वहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो घायल हैं अपने कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हालांकि फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति वहाँ शांत है और इस तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 5 आदमी झुलसने की जरूर सामने मामला आया है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस आग से 5 कर्मचारी झुलसे हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शीतल वेस्ट फैक्ट्री में आग से हड़कंप मचा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वेल्डिंग की चिंगारी आग लगने का कारण बताई जा रही है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। आप बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अवैध खनन कर ले जा रहा था डंपर, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने हरदोई सांडी मार्ग जाम किया है। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। तो कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर डटे ग्रामीण। एडिशनल एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। तो फिलहाल पुलिस कर रही ग्रामीणों को समझाने की कोशिश। सांडी थाना क्षेत्र के ककेड़ी गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अवैध खनन कर ले जा रहा था डंपर। आक्रोशित ग्रामीणों ने हरदोई सांडी मार्ग जाम किया है। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, ग्रामीणों ने, परिवार वालों ने रोड जाम किया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद की सांडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये ककेड़ी ग्राम सभा का पूरा मामला है, जहां के 2 लोग जो थे वो कार्य करने के लिए घर से गए हुए थे। और जो जहां पर कार्य कर रहे थे वहां पर डंपर जो था जिसके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। जनपद में अवैध खनन को लेकर कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन जो खनन विभाग है मामले को संज्ञान नहीं लेता है, जिसका खामियाजा 2 लोगों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्थानीय जो लोग वहां पर थे उनके द्वारा जानबूझकर डंपर जो है देख करके इनके ऊपर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस प्रशासन, जो सांडी पुलिस प्रशासन है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनके द्वारा बताया गया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। पंचायतनामा करके सबको वहां पर भेज दिया गया। रात 11 बजे का मामला था और उनको सुबह खबर दी जाती है, जिसके बाद दोनों डेड बॉडी जो थी उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होकर जब घर आए
दोनों सब। तो उसके बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर जाम लगाया। कई घंटों तक वहां पर जाम लगा रहा। स्थानीय पुलिस प्रशासन और क्षेत्राधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद वहां पर काफी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के द्वारा जब उनको आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद परिजनों के द्वारा वहां पर सड़क जो जाम की गई थी उसको खोला गया है। जी ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर डटे ग्रामीण। तो डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, जो ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बाराबंकी से है, जहां अब सानेश्वर मंदिर गई है। जलाभिषेक करंट से भगदड़ मची। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 29 श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो बिजली का तार गिरने से यह हादसा बताया जा रहा है, यानी हादसे का कारण बिजली का तार बताया जा रहा है। टीन शेड पर टूट कर गिरा बिजली का तार। त्रिवेदीगंज सीएचसी में फिलहाल घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां 10 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तो हैदरगढ़ सीएचसी में 26 श्रद्धालुओं का इलाज जारी है, जिसमें एक श्रद्धालु की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर में बिजली का तार गिरने से भगदड़ मची और इस भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 29 श्रद्धालु घायल हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली का तार गिरने से यह हादसा हुआ, यानी इस हादसे का कारण बिजली का तार बताया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए सोमवार, और इसमें एक बिजली की तार है जिसपे कुछ बंदर यहाँ पर बरगद का पेड़ उससे कूद गए और बिजली की तार टूटने की वजह से वो शेड पर गया। शेड में कुछ करंट आ गया, जिसकी वजह से करीब 19 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जो कि सीएचसी हैदरगढ़ और सीएचसी त्रिवेदीगंज में ले जाए गए। 2 की स्थिति गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी सभी लोगों की स्थिति सामान्य। हम लोग, मैं और कप्तान साहब गए भी तो देखिए, तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक होने डिस्चार्ज किया जाए। और यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु दर्शन किया। श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में इस बार आ गए हैं। श्रद्धालु हर साल यहाँ पर रहते हैं, संख्या में रहते हैं, इसी प्रकार से व्यवस्था भी रहती है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने योगी। 8 साल 132 दिन का कार्यकाल पूरा। तो गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ सीएम ने इतिहास रचा। सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने हैं योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 8 साल 132 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने हैं योगी, और ये रिकॉर्ड तोड़कर सीएम ने इतिहास रच दिया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात कर रहे हैं सावन का तीसरा सोमवार।
और खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से। सावन का तीसरा सोमवार आज है। लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तो रात से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े नजर आ रहे हैं। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, श्रावण के तीसरे सोमवार पर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। पूर्व विधायक शरद अवस्थी ने भी पुष्प वर्षा की। तो मंदिर परिसर हर हर बम बम के जयकारों से गूंज उठा है। सीएम के निर्देश पर दूसरे सोमवार को भी हुई थी पुष्प वर्षा, तो वहीं आज तीसरे सोमवार को भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। तो साथ ही एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, सावन का तीसरा सोमवार आज है। बात करें प्रशासन की, तो एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। रात से ही शिव भक्तों का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुका। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, सावन का तीसरा सोमवार आज लोधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रात से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। तो श्रावण के तीसरे सोमवार पर भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज भी देखिए रात से ही श्रद्धालुओं का शिवालयों में पहुंचना शुरू हो चुका है। जरा धीरे दिखाइए, क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं मनोज? देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह से तमाम जो मठ मंदिर है वहां पे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जा रहा है। फिलहाल मैं शिवालिक नगर मंदिर में मौजूद। आप मंदिर प्रांगण और मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो भक्त से सुबह यहाँ पर आकर जो है जल अभिषेक कर रहे। तो अभिषेक सावन का पूरा महा शुभ पावन माना जाता है। यह अलग शिवालयों में जाके, देवालयों में जाके तमाम जो शिव भक्त भगवान भोलेनाथ करते हैं। भांग, दूध, धतूरा इत्यादि सभी जो साथ ही साथ जो लगातार तमाम जो श्रद्धालु वो यहाँ पे लंबी लंबी कतार कर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। श्रावण माह में हरिद्वार यात्री भी आते हैं जो सिर्फ यहाँ पे गंगा जल लेकर यहाँ से उतरने की ओर रवाना होते। लगातार यहाँ पे हमने देखे कि जो कांवड़ थे, यहाँ प्रशासन के द्वारा एक आंकड़ा दिया गया था कि 5 करोड़ जो श्रद्धालु है वो देश के अलग अलग कोने, अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ पे गंगा जल लेके अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। लगातार कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा था ये पूरा भी हुआ था। लगातार अभी भी जो कांवड़िए है हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि अलग अलग जनपदों की अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोगों का होता है कि महाशिवरात्रि से पहले जल अभिषेक करना होता है, लेकिन कुछ जो शिवरात्रि के बाद हरिद्वार गंगा जल लेना होता है। अभी भी जो सावन का सोमवार है वहां पे भीड़ लगी है। एक बार मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस मंदिर में मौजूद हूँ यहाँ पे अलग अलग जगहों के अलग अलग शिवलिंग, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पे गुजरात, उज्जैन, महाकाल और तमाम जगहों की जो शिवलिंग है जो यहाँ पे आगरा थी वो यहाँ पे दर्शाई गई है। यहाँ पे लोग भारी संख्या में आते हैं और यहाँ पे जल अभिषेक करते, तो अभिषेक करते। यहाँ की कहा सावन भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के ऊपर जो भगवा ध्वज है उसकी भी अलग अपनी मान्यता होती है। सनातन की पहचान होती है भगवा ध्वज। और लगातार भी तमाम मंदिरों पे ऐसे झंडे देखे जाते हैं। जब सावन का माह होता है तो तमाम जो मठ मंदिर थे उनको कई दिन पहले से यहाँ पे सजा दिया गया था, क्योंकि शिवरात्रि का भी त्योहार सावन के माह में आते हैं। बड़ा ही पावन ये त्योहार माना जाता है। और खास तौर से हरिद्वार की कनखल की अगर बात करी जाए तो भगवान भोलेनाथ की ससुराल हरिद्वार की कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपनी अलग अलग मान्यताओं से जो मान्यता है उनके नाम से जाना जाता है। खास तौर से अपने देखें कि जो कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है। कई कथाएं वहां से अलग अलग पहचानी जाती है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनके साथ साथ जो तमाम देश के अलग अलग जनपद होते हैं वहां से भी तमाम श्रद्धालु सुबह से ही वहां पे पहुंचे, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे। और कई अलग अलग तस्वीरों में देखा जाए कि जिस तरीके से कल
पे जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी, भगदड़ भी हो गई, तो कई हादसे हो गए थे, 6 लोगों की मौत हुई। 30 से जो पुलिस बल है वो तमाम मंदिरों पे तैनात किया गया है। खासतौर से ये देखा जाएगा कि किसी मंदिर में अगर ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पे कुछ श्रद्धालुओं को रोका जाएगा और वहां पे क्रम वाइज ढंग से जो है तमाम जो श्रद्धालु है उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए जाएंगे, जल अभिषेक कराए जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस कल हरिद्वार से एक बड़ी दुखद घटना सामने आई थी, उसको देखते हुए भी प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड, तमाम मठ मंदिर है वहाँ पे सुबह से तमाम जो पुलिस बल था वो पहुंचने लगा था। और यहाँ पे मंदिर की जो व्यवस्था है उनमें कहीं न कहीं तमाम यहाँ पे जो व्यवस्था है तो उसको जुटाने में जो मंदिर समिति है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि आज क्रमवाइज ढंग से और अनुशासित ढंग से सभी जो श्रद्धालु पे दर्शन कर दिया। खासतौर से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु, आपसे बात करेंगे। आज सोमवार भी है, क्या कहेंगे आप इसको देखें, किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसी व्यवस्था है मंदिर की? बहुत बढ़िया है। तो किसी तरीके से भीड़ भाड़ बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके कल घटना हुई थी उसका असर आज थोड़ा सा मंदिरों में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कल अधिक भीड़ होने की वजह से एक बड़ी घटना हो गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी मनसा देवी के मंदिर प्रांगण में, और यहाँ पे कुछ लोग घायल भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका असर आज मठ मंदिरों में पड़ा है। यहाँ पे आज थोड़ी सी जो भीड़ है हरिद्वार में वो जरूर कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था का सैलाब है वो अभी भी लगातार हरिद्वार पहुंचे। यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरीके की जो भीड़ हरिद्वार पहुंची है वो किसी आस्था के सैलाब से कम नहीं है। जिस तरीके की घटना थी उसके बाद भी लगातार लोगों के अंदर जो एक आस्था है वो दिखाई दे रही है। लगातार सुबह करीब 4 बजे से तमाम जो मठ मंदिर थे वहां पे लाइनें लग गई, तो लाइनों में अनुशासित ढंग से तमाम जो श्रद्धालु वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे, दूध अभिषेक कर रहे। यहाँ पे खास तौर से जो सावन का माह होता है, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो भगवान भोलेनाथ के व्रत भी करती है। ऐसा माना जाता है जो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं की जो इंतजाम किए जाते हैं वो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कासगंज से प्रशांत सोनी भी है, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये बताइए, आप किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? जी आपको बता दें कासगंज पद में प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है। मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज के पौर्णावती मंदिर पर। ये 500 साल पुराना मंदिर है। लगभग यहाँ पर सुबह से 4 बजे से ही श्रद्धालु लगातार चालू है। यहाँ पर एक मंदिर और भी है कासगंज के अंदर, भूतेश्वर मंदिर जैसे बताया जाता है, तो वो दोस्तों मंदिर को भूतों ने बनाया था, तभी से यह मंदिर प्रसिद्ध है। हालांकि यह मंदिर 500 साल पुराना है। यहाँ पर व्यवस्था देखी जाए, आप देख सकते हैं पीछे मेरे यहाँ भक्त लगातार चले आ रहे हैं और मेरे साथ ही कई भक्तों से यहाँ लगातार पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आइए सावन का सोमवार है, क्या कहेंगे? है और मंदिर में 5 साल से भोलेनाथ की दया से। आपको बता दें यह मंदिर कासगंज मथुरा मार्ग पर स्थित है। यहाँ से रोजाना इस समय हजारों की संख्या में कावड़िया भी निकलते हैं। आप देख सकते हैं सभी कावड़ निकल रही है रोड से। और इसके साथ ही आपको अंदर दिखाते हैं मंदिर में जिस समय पूजा चल रही है। ये यहाँ पर 500 साल पुराना ये मठ है, यहाँ पर पूजा चल रही है इस समय। और ये हमारे पुजारी हैं, इनसे पूछते हैं इस मंदिर की विशेषता क्या है, सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ करते हैं और ये आदिकाल का प्राचीन मंदिर है, कासगंज का प्रथम मंदिर है और इसका नाम रामायणेश्वर महादेव है। जिसका नाम है सिद्धियां प्रसिद्धियां मौजूद है जो आप बराबर देख सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ आके अपनी मनोकामना मांगी है उसको दिया, उसके मंदिर का निर्माण चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। ये होते पुजारी सुशील त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि इस मंदिर का अभी भी निर्माण चल रहा है कासगंज से। जी ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जयवीर, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, कितनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए तन्वी, आपको बता दूं मैं इस समय गाजियाबाद के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर हूँ। और यहाँ पर अगर भक्तों की बात करें तो सुबह से यानी कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की
लंबी लाइनें लगी हुई है, जो अभी तक भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अभी तक भी अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह लंबी भीड़ यहाँ पर जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनकी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो शिव भक्त हैं उनकी लाइनें, वही जैसा आपने कहा कि जो प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन यहाँ पूरी तरह से अलर्ट है और अभी भी भारी पुलिस पर यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की जो श्रद्धालु है उनको अव्यवस्था न हो। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर के बाहर जो परिसर है, इस पर 2 लाइन है और मंदिर के बाहर की बात करें वहाँ पर 6 लाइन है। अगर और थोड़े से बाहर जाए तो वहाँ पर 8 लाइन है। यानी कि जो भक्त हैं उनको सही व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना ना हो सके, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम वॉलेंट पर लगाए गए हैं और पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर देते ही पर यहाँ पर तैनात करें। सोमवार की सावन का महीना भोले के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सावन को भोले बाबा प्रसन्न होते हैं ऐसे में। और विशेष तौर पर बात करें तो सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं उनका विशेष महत्व भोले के भक्त मानते हैं और भोले भी उन भक्तों से खुश होते हैं। तो यहाँ आज जो तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार की बात करें तो आज के दिन का भी बहुत विशेष महत्व भोले के भक्तों के लिए माना जाता है और कहा जाता है कि जो इस दिन बेल पत्र पत्थर जल से चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगता है तो अवश्य पूरी होती है। वही जो संत है उनका कहना था कि जो भक्त पहुंचते हैं उनसे निवेदन भी किया गया था कि जो मंदिर में जो भक्त पहुंचते हैं वो मंदिर में आस्था के साथ जाए, इसे सेल्फी पॉइंट ना बनाए, क्योंकि आजकल जो भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिरों की सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और उसी में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं फैलती है। तो कहीं ना कहीं जो सेल्फी पॉइंट है वो मंदिरों को ना बनाए, जैसी अपील भी कई संतों के द्वारा की गई। तो आज के दिन विशेष महत्व माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो सोमवार सावन का जो तीसरा सोमवार है उस सोमवार को जो भक्त पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और सच्चे मन से अगर कोई मुराद मांगते हैं तो भगवान ऐसे उनकी तमाम मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इस तरह से भक्तों की बात करें, कावड़ ये सावन के महीने की बात करें तो आज यहाँ पर भारी लंबी भीड़ें लगी हुई है और लंबी लाइनें लगी हुई है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी यानी कि धक्का मुक्की या ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर मंदिर प्रशासन की बात करें, सभी लोग यहाँ पर अलर्ट हैं और जो दर्शन के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थित तरीके से लाइनें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग और पल्लियों के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्था की है। वही मंदिर परिसर में भी यहाँ पर पूरी तरह यानी कि स्टील की रैलिंग लगाई गई है, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था न हो, कोई भी भक्त अव्यवस्थित न हो, शांतिपूर्वक अपने इष्ट देव को जल चढ़ा सके, मंदिरों में पहुंच सके, इसी के लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सोमवार का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और जो भोले के भक्त हैं उनके लिए विशेष अनुकंपा प्रवृत्ति बरतती है, ऐसा कहा जाता है। जी ठीक है जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से अक्षय श्रीवास्तव भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अक्षय, लखीमपुर खीरी से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, जरा वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए। अक्षय जी चांदी बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में श्रद्धालुओं की भीड़ आज सुबह से उमड़ी है और हमारे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालु लाइन में लगे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भोले बाबा पे जल अभिषेक करेंगे, बेल पत्नी चढ़ाएंगे, उसके बाद अपनी मान्यता और मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर प्राचीन कालों से बना हुआ है और यहाँ पे लाखों की तादाद में कांवड़िया और श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। वही दूसरी प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालुओं को जो आराम से गेटिंग के माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचे हैं और उसके बाद जल अभिषेक करते हैं। जल अभिषेक करने के बाद श्रद्धालु एक दूसरी लाइन से निकल के बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से सारिका गुप्ता भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सारिका, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यता है, आज कितनी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। सारिका बिल्कुल तभी मैं बता दूं जिस तरीका तीसरा सोमवार है और मैं इस वक्त आनंदेश्वर धाम के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर देर रात ही लंबी कतारों में अगर बातचीत करी जाए कि 2 से 2.5 किलोमीटर तक जो श्रद्धालु है वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। मंगला आरती के बाद यहाँ का पथ जो है दर्शनों के लिए बाबा का खोल दिया जाता है ताकि श्रद्धालु अंदर आए और दर्शन कर सके। रही प्रशासन की बात तो प्रशासन ने काफी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। सावन के शुरू होने से पहले कहा जाता है कि सावन का महीना जो है वो बाबा शिव को मनाने का है,
ये पहले से ही यहाँ पर काफी तैयारियां कर ली गई थी, क्योंकि इस मंदिर में, जिसको मिनी काशी कहा जाता है, यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर बाबा आनंदेश्वर का दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। और कहीं न कहीं प्रशासन ने इस पूरे परिसर को बैरिकेडिंग से कवर कर रखा है, सीसीटीवी कैमरे से कवर रखा है और सभी जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करी गई है। बाकायदे हर मोड़ पर, हर चौराहे पर बैरिकेडिंग दिखाई देगी, तो वहीं पर पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर प्रशासन द्वारा लगभग 150 जो सेवाधारी है उनको भी तैनात किया गया है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, बकायदे वहाँ यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनका ये एम है कि हर श्रद्धालु को बाबा शिव के दर्शन हो सके, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। और बकायदे इस बार जो विशेष व्यवस्था है वो यह है कि यहाँ पर जो कानपुर के साथ साथ जो सटे हुए जिले हैं वहाँ के से भी लोग आते हैं और सुबह से शाम तक की लाखों लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। तो ऐसे में महिला कतार जो है वो अलग लगाई गई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मंदिर की भव्यता है उसी तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बाकायदे कहा जाता है कि सावन का आज तीसरा सोमवार है और ऐसे में हर कोई दूध धतूरा बेलपत्र चढ़ाकर बाबा शिव को मनाने का भी प्रयास करता है। तो लगातार यहाँ पर इस समय क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है और उसी के बगल में ये मंदिर है, गंगा का घाट भी है, तो एक विशेष आस्था रखता है और मान्यताएं मौजूद है इस मंदिर में। बाबा के दर्शन करने से कहा जाता है कि लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल, शिव भक्तों का सबसे प्रिय महीना है सावन का और आज सावन का तीसरा सोमवार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। एक दिन पहले रात के 12 बजे के बाद खुल जाते हैं। अब हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से कांवड़ियों की भीड़ लग चुकी है। ज्यादातर लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं जो अपने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदान। चालीस विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान। तो दूसरे चरण के चुनाव में 5033 पदों के लिए चुनाव होगा। आपको बता दें दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के मतों की गिनती होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां लंबी कतारों में लगे वोटर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो दूसरे चरण के चुनाव में 5033 पदों के लिए चुनाव होगा। 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव के मतों की गिनती होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से शिव नारायण और ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं देहरादून का जहां शिव नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कितनी कतारों में लोग खड़े नजर आए और आज के मतदान को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं? शिव नारायण। शिव नारायण अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
जी, आवाज पहुंची? बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं बताना चाहूंगा इस जो आज चुनाव हो रहे हैं दूसरे चरण के, यहाँ पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सुबह से 8 बजे से स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं हैं और जो पुरुष मतदाता हैं, सभी मिलकर यहाँ पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और लगता है कि जिस तरीके से प्रथम चरण में जिस तरीके से इफाजा हुआ था मत प्रतिशत में, आज भी उसी तरीके से लगता है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के अंदर 6 जिलों में, जिसमें देहरादून भी, उसमें भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है, उसके बावजूद भी लोग घर से निकल करके वोट डालने आ रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हो चाहे दिव्यांग हो, सभी आ रहे हैं। प्रशासन ने जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं उनको लाने ले जाने के लिए भी फैसिलिटी करी है। चाक चौबंद यहाँ पे यहाँ इंतजाम है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। शांति प्रिय ये सारे चुनाव जारी हैं और अभी तक ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली है जिसमें कि कहीं पे लगे कोई घटना घटी है। अभी तक जो भी चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ कि इस बार जो मौसम खराब होने के बावजूद भी जो इतने लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, और जहाँ यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे हैं कि कोई भी इस तरीके से यहाँ पे कोई हमसे कोई गलती ना हो जाए या कोई इस तरीके कुछ छूट ना जाए जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। चाहे उसमें दिव्यांग हो या बुजुर्ग लोग हो या महिलाएं हो या पुरुष हो, जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते उनको लाने तक के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग, उनको बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे बारिश के लिए बचने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ये प्रशासन ने कई तरीके के इंतजाम यहाँ पे किए हैं जिससे कि मतदाताओं को कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार का मतदान प्रतिशत रहा, उस हिसाब से जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि इस बार भी काफी अच्छा यहाँ पे प्रतिशत निकल कर आएगा। जी ठीक है, शिव नारायण आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। बसंत, जो संवेदनशील बूथ है वहां पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? और देखिए, खराब मौसम आज वोटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसको लेकर भी अपडेट जरा दर्शकों को बताइए। बसंत। बिल्कुल, देखिए तन्वी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, पंचायतों का गठन होने जा रहा है। हम खड़े हैं रोईवाला विकासखंड के हरिपुर कला गांव में, जहां पर मतदाता बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल कर मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है और यहां पर आकर के अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट कर रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र का महापर्व है। इसको मनाने के लिए बड़ी संख्या में जो मतदाता वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के आज आप वोट डालने आए हैं। क्या मन में क्या सोचा है? मन में सोचना है कि हम वोट डालेंगे तो अपना लोग। आप भी वोट डालने आए हैं, महिलाओं को काफी योगदान रहता है। क्या मन में सोचा है, क्या होना चाहिए इस बार बेहतर? आप भी वोट डाल रहे हैं, वोट डालना है। संतों का बड़ी भूमिका रहती है, खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश में। तो आपने वोट कास्ट कर दिया है, क्या मन में सोचा? जब हमने विकास के लिए सोचा, सबका अच्छा विकास हो, जो अच्छा करेगा वही जीतेंगे। देखिए, कुछ और भी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदान चल रहा है, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया तन्वी शुरू हो चुकी थी। लंबे लंबे कतारें लगती थी, लेकिन मेघ बरस रहे हैं। जब मेघ बरसते हैं तो कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हो जाती है। यही कारण है कि अभी कुछ देर तक रफ्तार धीमी रहेगी। जैसे ही बादल छटेंगे और यहाँ से फिर से दोबारा यहाँ पर लंबे लंबे लाइनें देखने को मिलेगी। आप घर से निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्या मन में सोचा है आपने? क्या इतनी बारिश होने के बावजूद जो है हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसलिए करा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, अच्छे मतलब हमारे ग्राम पंचायत सदस्य चुन के आए, ब्लॉक सदस्य जीत के आए, ग्राम प्रधान आए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा आगे जो है ग्रामीण का अच्छा विकास हो। हमने बारिश का मौसम वगैरह कुछ नहीं देखा है, सिर्फ अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। आपने भी वोट कास्ट कर दिया? जी। इधर आ जाइए। आप मन में क्या सोच के आए, इस बार किस तरह से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे थे? क्योंकि चुनाव में लंबे लंबे वादे हुए, बड़े बड़े वादे हुए, कहीं प्रत्याशी आपके घरों में आए, दो कैंपेनिंग हुई, उसके बाद आज मतदान का दिन और आप घर से निकले, क्या कुछ मन में सोच के निकले? मन में सब बढ़िया, अच्छे से सब वोट दें, अच्छा विकास हो, प्रगति हो। सबसे ज्यादा यहाँ से सड़कों की
व्यवस्था खराब हो रही थी, तो सड़कें सही मेन सड़कों का है कि जो भी आए अच्छे से निर्माण करें। बिल्कुल, देखिए तन्वी, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम सभा की जो वोटिंग है इसकी आवाज सदन तक पहुंचती है। तो कहा जा सकता है कि अब पंचायत का गठन होने जा रहा है। 31 तारीख को मतगणना होगी, जिसके लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर तमाम जो मतदाता है वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करके पसंदीदा जो प्रत्याशी है उसको चुन करके पंचायत में भेजेगा, ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो। इसी के लिए यहाँ पर मतदान चल रहा था। बिल्कुल बसंत, और जिस तरीके से सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और अब करीब 9-10 बजने वाला है, क्या आधिकारिक तौर पर कोई वोटिंग प्रतिशत, कोई आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है? देखिए 2 घंटे में आंकड़े आते हैं। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट का समय है। 10 बजे के बाद ही जो औपचारिक जो आंकड़ा है वो आएगा आधिकारिक तौर पर। उसके बाद ही हम पूरी तरह से जनता को अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। अभी फिलहाल मतदान चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया सतत चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर सभी बूथों पर मौजूद है और यहाँ पर चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, जो प्रथम बार जो वोट डाल रहे हैं वो वोटर होंगे, तमाम जो वोटर है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया सतत चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सभी जो मतदाता उनको आईडी के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी आईडी लेकर के आएगा उसको यहाँ पे मतदान करके दिया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए ये पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल बसंत, और जिस तरीके से मतदान जब भी होता है तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जरूर बात होती है, तो आज वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल तनी, देखिए जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो या फिर असेंबली का चुनाव हो या फिर ये छोटी जो पंचायत है इनका गठन का चुनाव हो, जो युवा वोटर है उनकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि उनके मन में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जमीनी तौर पर धरातल पर उतरते हुए दिखाई नहीं देते। जो प्रथम बार जो चुनाव में वोट करने आएगा वो यही सोच के आता है कि क्षेत्र का विकास हो, बेरोजगारी से निजात मिले। तमाम जो मुद्दे हैं जो जमीनी है, जो युवाओं के लिए जरूरी है, उन पर वोट कास्ट करता है। तो अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग तमाम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आज प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बसंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शिव नारायण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। लंबी कतारों में खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं। 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में आज पहलगाम पर चर्चा हो सकती है। तो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में चर्चा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर देखने को मिल सकती है बहस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत्ता और विपक्ष की चर्चा के दौरान नोक झोंक देखने को मिल सकती है। तो सत्तारूढ़ गठबंधन विपक्ष करेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। विदेश नीति से जुड़े 2 मुद्दों पर आमने सामने होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और आज भी देखिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने वाली है। अखिलेश जी, देखिए संसद की कार्रवाई आज 11 बजे शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर आतंकी हमले को लेकर लोकसभा में 11 बजे आज प्रस्ताव को लाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के तरफ से लगातार चर्चा की मांग की जा रही थी। सरकार चर्चा कराने को पहले तैयार नहीं थी। काफी हंगामा होने के बाद और सदन की कार्रवाई लगातार न चल पाने के बाद आखिरकार सरकार झुकी और विपक्ष की बात मानी और उसके बाद सरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी हमले पर संसद के लोकसभा में चर्चा कराने को तैयार हुई। आज के लिए बाकायदा समय सरकार की तरफ से तय किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से 11 बजे से सदन में चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है
और जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर जब आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति और जब सेना को लेकर तमाम तरह के जो अटकलें और सवाल पूछे जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, 5 एयर जेट वेट जो है युद्धक विमान उनको लेकर सवाल उठा रहा है, तो इनको लेकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने लोकसभा में होगा और जब चर्चा शुरू होगी तो ये कहा जा सकता है कि आज संसद के अंदर लोकसभा के सदन की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है और पुराने आतंकवादी हमलों को केंद्र सरकार के तरफ से विपक्ष को याद दिलाया जा सकता है, और जबकि विपक्ष के द्वारा पूरी तरह से घेराबंदी केंद्र सरकार की पहलगाम के घटना और इससे पहले वाले पुलवामा घटने को भी याद दिलाएगी। और सीज फायर जो हुआ है उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार 20 बार अब तक बोल चुके हैं कि उन्होंने समझौता कराया है और व्यापार का हवाला देकर और धमकी देकर। तो कहा जा सकता है कि सरकार और विपक्ष दोनों के तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आज जब पहलगाम के आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसे तमाम जो सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दे होंगे उन पर चर्चा होगी और बहस होगी, और उस दौरान देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष में कौन किस पर हावी रहता है और तीखी नोक-झोंक और हंगामा कितना होता है। बिल्कुल, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सदन में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरे हंगामे के आसार हैं। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।